Hello students, my name is Arivir and in this video I'm going to tell you about the chemical reaction and equation. ये इस चैनल की पहली वीडियो है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करा दें। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। फर्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, पर उससे पहले मुझे लगता है हमें देखना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री आप लिख लीजिए इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। किसी भी मान लो ये मेरे पास मार्कर है, इसके केमिकल कंपोजिशन की जब मैं प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर की बात करता हूँ कि कैसे बिहेव करेंगे इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तब इसमें केमिस्ट्री है। इसके अगर फिज़िक्स की बात करूँ तो क्या होगा इसका फ्री फॉल, क्या होगा इसका मास, क्या होगा जब मैं इसे एयर में उछालूँगा, कितने टाइम में नीचे आएगा। तो ये इसकी बायोलॉजी नहीं है क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग है। बायोलॉजी उसकी होती है जो एक लिविंग थिंग होता है। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की। पहले क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे केमिकल जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो हैं, जैसे कि हमने दूध अगर बहुत टाइम तक रख दिया तो इट बिकम्स सोर। ये एक नेल है जो आयरन की है, वो ब्राउन हो जाती है। आपने कोई भी फूड रखा तो वो फर्मेंटेड हो जाता है, ठीक है। इस ऐसे बहुत सारे जो चेंजेस हमारे तरफ हो रहे हैं। अगर मैंने एक पेपर लिया, उसकी बॉल बनाई यानी कि क्रम्पल कर दिया उसको, तो जब मैं उसको ओपन करूँगा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। ये कुछ चेंजेस हैं जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको दो चेंजेस होते हैं हमारे चारों तरफ, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। तो आज हम मेनली इस चैप्टर में केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे, फिजिकल चेंज के बारे में बात नहीं करेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पहले एक डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। तो केमिकल चेंज, आपके फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो केमिकल चेंज, हम डिफरेंशिएशन का एक डेफिनेशन लेते हैं कि केमिकल चेंज इज़ अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। जब भी हम किसी मैटर में केमिकल कंपोजिशन का चेंज होता है तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि एक आइस है, आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया और वो वाटर बन गई, ये एक स्टेट में चेंज है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। दूसरा पॉइंट देखिए, केमिकल चेंज यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो वापस नहीं जा सकते। जिस स्टेट से, जिस दो मैटर से मिलके वो प्रोडक्ट बना है, जिस दो रिएक्टेंट से मिलके वो प्रोडक्ट बना है, वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। पर कुछ रिएक्शंस होते हैं, हम बात करेंगे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। पर यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंज, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए, मैंने दोबारा से इस वाटर को अगर फ्रिज में रख दूँ तो दोबारा से आइस बन जाएगा। तो फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होते हैं। और दो पॉइंट, जैसे कि केमिकल चेंज जब होते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिजिकल चेंज कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। फिजिकल चेंज में कोई सब्सटेंस नहीं बनता नया। अब देखिए यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला H2O है और यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला H2O है, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, बस स्टेट चेंज हुई है। केमिकल चेंज में एक नया जो कंपाउंड है वो बनता है, नया जो सब्सटेंस है वो बनता है। तो केमिकल चेंज को हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो चारों तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं उनको समझने के लिए, क्योंकि ये चीज़ तो हमें समझ में आता है कि किसी की ये वाटर बन गया आइस से, ये एक फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, तो ये तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर चेंज हुआ। पर आप मिल्क का अगर एग्जांपल देखें तो ये पहले एक मिल्क है और हमने इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक, मान लिया 2 दिन तक इसको रखा रहा, तो इट बिकम सोर। देखिए ये पहले भी मिल्क था, ये पहले भी लिक्विड में था और अब भी लिक्विड मिल्क ही है, पर इसमें चेंज तो हुआ क्योंकि हमने जब इसे टेस्ट किया तो ये खट्टा था, यानी कि चेंज तो हुआ। और इसी चेंज को समझने के लिए कि कैसे हो रहा है, इसलिए हम केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं। तो एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 1.1 दी हुई है। उसने कहा एक मैग्नीशियम लीजिए, उसको सैंड पेपर से रब करें। जब सैंड पेपर से आप रब करेंगे उसको, लेट मी आई थिंक ड्रॉ दिस डायग्राम। तो ये कुछ तरह से आपकी एक्टिविटी में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये आपके मैग्नीशियम है, ये Mg है, ये मैग्नीशियम है। तो उसने कहा कि मैग्नीशियम को हमने बर्नर से बर्न किया। तो जब भी हम एयर में बर्न कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बर्न कर रहे हैं, तो वो O2 से ज़रूर रिएक्ट करेगा। तो हम उसे O2 से रिएक्शन कराते हैं और ये बनेगा हमारा MgO, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो कि है एक वाइट कलर की ऐश बोलते हैं हम राख को। ये है वाइट कलर की एक ऐश जो कि यहाँ पर कलेक्ट हो गई है। आपने देखा, आपने इसमें एक्टिविटी में एक चीज़ और पढ़ी होगी कि हमने मैग्नीशियम रिबन को रब किया सैंड पेपर से। वो इसलिए क्योंकि हमें एक लेयर उतारनी थी जो कि है बेसिक
मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट CuC3 MgOH का होल ट्वाइस, MgCO3 का होल ट्वाइस। तो ये एक्टिविटी है, इसको आप समझिए कि हमने मैग्नीशियम प्लस O2, इसमें एक केमिकल कंडीशन ये है, हम पढ़ेंगे केमिकल कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर एक डेल्टा है जो कि हीट, क्योंकि हम बर्नर से इसको रिप्रेजेंट, बर्नर से सब बर्न कर रहे हैं तो हीट होगी, तो हीट डेल्टा रिप्रेजेंट्स टू हीट, तो हीट के लिए हम डेल्टा लिख देते हैं, ये सिंपली आप हीट भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये सॉलिड कलर का है, ये भी सॉलिड कलर का है और ये है गैस। ये एक एक्टिविटी है, इसे ध्यान से देखना। अब केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन देखिए हमने जो डिफरेंशिएशन के लिए जो केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन लिखी है वो सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन के लिए लिखी थी कि फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में हम एक सिमिलर डेफिनेशन से कैसे दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलर डेफिनेशन से कैसे दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, समझ गए। पर केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है, जो वाइबल डेफिनेशन जिससे हम केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से समझ सकते हैं, वो कुछ इस तरह से है। That goes like that. A chemical reaction is a process in which one or more substances. A chemical reaction is a substance in which one or more substances, also called reactant, are combined to form one or more substances known as product. ये एक definition है जो कि आपको समझना होगा। I'm repeating again. Chemical reaction is a process in which one or more substances, also called reactants, are converted to one or more different substances known as product. Example देखते हैं, H2O का example देखिए, प्लस O2 प्लस H2O बना, सॉरी प्लस एरो। तो अब देखिए हम कहते हैं कि ये दो रिएक्टेंट्स हैं इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, दो हैं तो मोर सब्सटेंसेस हो गए। ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर कंपाउंड, ये वन है, वन कंपाउंड, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ इस तरह से केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए हम केमिकल रिएक्शन को कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिजिकल में तो हमें ये पता है, फिजिकल में तो अगर उसकी स्टेट में चेंज हुआ है, ये कोई आइस है और वाटर बन गई, तो इसकी जब स्टेट में चेंज होगा, जब इसकी स्टेट में चेंज हुआ तब ये फिजिकल चेंज है। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, जब मैंने डिफरेंशिएशन बताया था फिजिकल चेंज का, आप उसे नहीं देखा तो नोट डाउन करिए, वो आपको पता लगेगा फिजिकल में और केमिकल में क्या अंतर है। तो जब भी इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंज है, फोन को रोटेट करके देखिए। जब भी किसी मैटर की स्टेट में चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज हम देखते हैं, कुछ कंडीशंस हैं केमिकल चेंज के होने के लिए। पहले कंडीशन है कि उसकी चेंज इन स्टेट होनी चाहिए। आपको जो सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करानी है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सारी कंडीशन हैं जो सेटिस्फाई कराएंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन कलर। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, चेंज इन स्टेट की इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन कलर। अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, मैंने एनसीईआरटी से कॉपी किया, आपके सेकंड पेज में लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट। मैंने कहा कि चेंज इन स्टेट जब भी हो रहा है तो वहाँ पर फिजिकल स्टेट है, पर चेंज इन स्टेट एनसीईआरटी एंड केमिकल चेंज में लिखा हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से ये कोई भी सॉल्यूशन है किसी रेड कलर का, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है ब्लैक कलर का। सॉल्यूशन नहीं, इसको आप रेड कलर मानिए, उसको आप ब्लैक कलर मानिए। जब मैं इनको मिक्स करूँगा तो एक रिजल्टेंट कलर आएगा और वो कुछ इस तरह से होगा। तो आप देखोगे कि ये चेंज है। अब ये पता करने के लिए कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज, आप देखोगे यहाँ पर कि कौन सी ऑब्जर्वेशन मुझे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये चेंज इन कलर ऑब्जर्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पर आप क्या इसे एक केमिकल चेंज कहोगे? नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है। इसलिए जब भी केमिकल चेंज को आपको पता करना हो कि है या नहीं, उसके लिए आपको दो ऑब्जर्वेशन कम से कम देखनी होगी, या तो चेंज इन स्टेट हो या कोई भी, कम से कम दो स्टेट। क्योंकि अगर हम चेंज इन स्टेट कहें तो इस हिसाब से तो जो आइस वाटर में बदल रहा है वो भी एक केमिकल चेंज है, पर वो एक फिजिकल चेंज है। इसलिए हमें केमिकल चेंज को पता करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ों को सेटिस्फाई कराना होता है, जो दो चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। यह एक एग्जांपल है यहाँ पर
देखिए इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई क्या हो रही है कि आपके पास एक गैस है, गैस निकली, यानी कि हमारे पास एक कंडीशन हमने ऑब्जर्व कर ली, एक चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली कि इवोल्यूशन ऑफ गैस है। सेकंड आप देखोगे तो इसमें हीट निकलेगी, हीट भी निकलेगी, चेंज इन टेम्परेचर भी होगी दूसरी, इसमें तीसरी कंडीशन भी चेंज इन कलर की भी होगी। ओके, तो ये तीन चीज़ें हमने सेटिस्फाई करी है और ये होगा ही होगा। चौथी चीज़ हम चेंज इन स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है, अब ये एक्वस है, चेंज इन स्टेट भी कह सकते हैं, और हमने ये चलो सेटिस्फाई कर दी। तो कभी भी अगर एक भी ऑब्जर्वेशन आपको मिले तो ऐसा मत समझना कि ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आप अगर वाटर को भी एवापोरेट करोगे ना तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, गैस निकलेगी, पर ये केमिकल चेंज नहीं हो सकता। जो एवेपोरेशन ऑफ वाटर है या वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है वो कभी भी केमिकल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक फिजिकल चेंज है। सो ये नाउ नोट डाउन करिए और समझिए कि हमें जब भी केमिकल रिएक्शन का पता करना हो तो हमें दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी ही होगी। केमिकल रिएक्शन के बाद अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को। द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए एक पूरी डेफिनेशन ये मैंने एनसीईआरटी से एक्सेप्ट की है, तो आपको एक अच्छी डेफिनेशन से जाइए तो वो आपकी स्क्रीन पर ही आ रही। सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, ये एक एनसीईआरटी से एक्सेप्ट की गई छोटी सी डेफिनेशन है, तो आपको पूरी डेफिनेशन चाहिए, आपकी स्क्रीन पर ये रही। ये डेफिनेशन कहती है अ केमिकल रिएक्शन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो केमिकल रिएक्शन है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स फॉर्मूलाज वेयर इन द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट एंटिटीज आर ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये केमिकल इक्वेशन की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है जो कि इसको पूरी तरह से डिफाइन करती है। तो हमें क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन लिखना? देखिए ये मैंने लिखा है एक केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन लिखा है मैंने इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, केमिकल रिएक्शन लिखा है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो केमिकल रिएक्शन का एक मैंने कहा कि सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल, तो इसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, हम कैसे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन से आपको बता रहा हूँ कि पहले तो हमें ये जो लिख रखा है हमने कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और न्यू प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, अंडर हमने हीट दिया उसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का, हमारे पास सबसे पहले मैग्नीशियम का फॉर्मूला होना चाहिए। मैग्नीशियम का Mg फॉर्मूला हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास दूसरे का फॉर्मूला होना चाहिए जो कि है ऑक्सीजन, प्लस हमारे पास अब होना चाहिए जो हमारे पास प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस तरह से हमसे लिख सकते हैं, और जहाँ की हमें डेफिनेशन बताया गया कि रिएक्टेंट एंटिटीज आर ऑन गिवन लेफ्ट हैंड साइड, तो रिएक्टेंट एंटिटीज ये रही, रिएक्टेंट एंटिटीज ये रही, और प्रोडक्ट एंटिटीज आर ऑन राइट साइड। हमने इसमें जो फॉर्मूलाज हैं वो इस्तेमाल किए, अब हमें सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं, अब हम सिंबल्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं, ये गैस है, ये भी सॉलिड है। तो ये तो एक डेफिनेशन से लिखा कि एक केमिकल इक्वेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, पर अब देखिए कि केमिकल इक्वेशन को हम कंप्लीट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो हम Mg से उसका ही लेते हैं फॉर्मूला, Mg का ही फॉर्मूला लेते हैं। तो हमारे पास पहले लिख लिया हमने MgO2, जो कि दिया इसने MgO, ठीक है, MgO। अब देखिए हमारे पास पहले चीज़ होनी चाहिए फॉर्मूला, दूसरी चीज़ हम फॉर्मूला हमने लिख लिया, हमने रिएक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख दिया। दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए फिजिकल स्टेट। अब हमारे पास इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। 4 फिजिकल स्टेट होती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक होता है एक्वस। ये 3 आपकी चीज़ समझ में आती हैं, पर एक्वस क्या है? एक्वस इज अ सॉल्यूशन इन वाटर। देखिए जब मैं कुछ भी मैं कह रहा हूँ कि Mg एक्वस, तो हो नहीं सकता वैसे, जब भी मैं कह रहा हूँ Mg एक्वस, तो इसका मतलब Mg जो है वो एक वाटर के कंटेनर में है, इसमें वाटर है, यानी कि वाटर में वो Mg है। हम देखेंगे एक्वस के कैसे कैसे एग्जांपल होते हैं, पर एक्वस का मतलब कि कोई भी, अगर मैंने किसी भी कंपाउंड के सामने अगर वो लिख दिया, एक्वस लिख दिया,
किसी भी, तो इसका मतलब है कि वो MgC बैरियम क्लोराइड के जो एटम है, बैरियम क्लोराइड के जो एटम मॉलिक्यूल हैं वो एक वाटर में है, यानी कि वो एक्वस है। तो फिजिकल स्टेट हमने लिख ली, उसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए, केमिकल कंडीशन। ये 3 आपको चीज़ें चाहिए किसी भी केमिकल कंडीशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को लिखने के लिए। केमिकल कंडीशन आपके पास होनी चाहिए कि आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको हीट। इसकी केमिकल कंडीशन थी कि अंडर वो हीट ले रहा है या हीट दे रहा है या कुछ भी। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, सनलाइट से भी ये रिएक्शन हो सकता है। ये सनलाइट से नहीं होगा, जैसे AgCl है वो सनलाइट से होगा, यहाँ पे हम कोई भी कैटलिस्ट लिख सकते हैं। कोई भी, अगर हम दो कंपाउंड्स को सर्टेन प्रेशर दें, उन्हें मिला के एक कंटेनर में सर्टेन प्रेशर दें, तो यहाँ पर प्रेशर भी लिखा जा सकता है और प्रेशर से भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, प्रेशर से केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। पहले होते हैं बैलेंस इक्वेशन, दूसरी होती है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को हम बोल सकते हैं अनबैलेंस इक्वेशन भी, कि जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है वो स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब कि उसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट है, उसमें सिर्फ एलिमेंट का फॉर्मूला है या कंपाउंड का फॉर्मूला है, उसमें फिजिकल स्टेट है और केमिकल कंडीशन है, पर उसमें वो बैलेंस नहीं हो रही। तो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा एक लॉ कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसलिए हमें उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो बैलेंस कैसे करते हैं सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं जी। हमने जो सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ा था वो था MgO का बना था, जिसमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर की ऐश थी। अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे बड़ा जो कंपाउंड है वो करना है। सबसे बड़ा कंपाउंड है, इसमें कोई NCERT का कोई एल्गोरिथम नहीं है ये, बस मेरा ये थोड़ा सा है कि सबसे पहले सबसे बड़ा कंपाउंड पकड़िए, उसके बाद उसमें सबसे पहला एटम पकड़िए, उसका Mg है, Mg सबसे बड़ा है, एक है सब में। अब इसमें देखिए कि इसमें नेक्स्ट एटम देखिए, अब इसमें O है नेक्स्ट एटम, इसमें देखिए कितने हैं, इसमें O2 है, इसमें O1 है। तो कुछ भी चीज़ है, अगर हमारे पास ये है, ये एक बड़ा कंटेनर है, तो हमें अगर इन्हें बैलेंस करना है तो इसे इसमें ही तो डालेंगे, इसे इसमें थोड़ा ही, इसे इसमें ही तो डालेंगे। तो इसे इसमें डालने के लिए हमारे पास, यानी कि हमें यहाँ ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखिए कुछ इस तरह से नहीं है कि हमारे पास पहले यहाँ O1 था, अब मैंने O2 कर दिया तो O3 हो गया, नहीं, मैंने 1 को 2 से रिप्लेस किया है, समझिए, मैंने 1 को 2 से रिप्लेस किया है, ना कि मैंने इसमें ऐड किया है कुछ चीज़। मैंने पहले यहाँ 1 था, O1 था, Mg1 था, अब मैंने सिर्फ 2 लगाया, यहाँ 1 को रिप्लेस करा, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। बहुत बच्चे इसको ऐड कर देते हैं कि ओ तो इसमें पहले 1 था फिर 3 हो गया, ऐसा नहीं होता। अब दोबारा से बैलेंस करते हैं, Mg कितने हैं, 2, यहाँ पे Mg 1 है, तो सिंपली इधर भी 2 लगा दीजिए। इधर कितने हैं, O2 है, यहाँ भी O2 है, तो ये बैलेंस हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2 का, ये हो गया H2O। इस तरह से देखिए, इसमें H2 है, इसमें भी H2 है, इसमें O कितने हैं, 1, इसमें O2 है, तो यहाँ सिंपली 2 लगा दीजिए। अब दोबारा से बैलेंस करते हैं। जब भी आप कोई भी नंबर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के सामने लगाएं तो आपको दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा उसके बड़े कंपाउंड को लेकर। इसमें 4 है, इसमें 4 करने के लिए आपको 2 2 जा 4। इसमें 4 कैसे हैं, जब कुछ ऐसे लिखा हो, तो यानी कि ये कह रहा है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया H4। आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, O कितने हैं, O2 है, O2, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस बिकॉज मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, एंड ये इतना ही है सिर्फ केमिकल इक्वेशन यहाँ तक। तो अब देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखिए, हमें सिर्फ करना क्या है, हमें इनको बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे बड़ा कंपाउंड पकड़िए, जैसे मैंने कहा था सबसे बड़ा कंपाउंड पकड़िए, उसका पहला आइटम पकड़िए, Fe3 है, Fe3 लगा दी सिंपल यहाँ पे। उसके बाद पकड़िए O4 है, यहाँ पर O1 है।
आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ 4 लगाना है, क्योंकि हमें O4 हमें इससे मैटर नहीं है, हम इसको बाद में देखेंगे। अब ये पकड़िए, यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, तो यहाँ पे H2 है और यहाँ पर है 4 2 जा 8, तो हमें सिंपली यहाँ पे 4 लगाना है। अब दोबारा से देख लीजिए इसको, यहाँ Fe, यहाँ Fe3, यहाँ O4 8 8, तो इस तरह से हमें बैलेंस करना है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, ये ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, कोई भी आप ले सकते हैं, या ये तो सबसे बड़ा देखने में ये लग रहा है मुझे। इसका पहला एटम देखता हूँ मैं, CA1 है, ठीक है। अब आपको NO नहीं देखना, आपको N ही देखना। मैंने कहा सिंगल एटम देखिए, NO3 नहीं देखना है। इसमें एक और चीज़ है, ये कुछ इस तरह से है, NO3 और NO3 का होल ट्वाइस, ये कुछ इस तरह से है, इसको बोलेंगे NO3 का होल ट्वाइस। NO3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब है कि NO3 एक मॉलिक्यूल है, NO3 एक मॉलिक्यूल है पूरा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूल पूरा, तो NO3 2 बार है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता NO3, तो इसका मतलब भी यही है कि NO3 2 बार है, पर ये 2 बार, इसका मतलब है कि ये 2 अलग अलग हैं, इसका मतलब है कि ये 2 अलग अलग हैं। यहाँ पर ये क्या है कि ये मिक्स हैं 2 एटम इस अकेले कैल्शियम के साथ, समझ रहे बात को, ये 2 मिले हुए हैं पर ये 2 अलग अलग है। इसका मतलब भी यही है कि 2 NO3 है, पर इसका मतलब है कि अलग अलग 2 एटम 2 मॉलिक्यूल्स हैं, पर इसमें ये 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ मिले हुए हैं, मिलकर इसके साथ मिले हुए हैं। तो अब चाहे ऐसे हो 2 या 2 ऐसे हो, तो हमें सिंपली इनको करना क्या है, NO3 और O हमारे पास हो गया 6 और N हमारे पास हो गया 2, तो हमारे पास अब N कितना हो गया, N को सिंपली ये यहाँ पर 1 है, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करना आपको, 1 2 जा 2, यानी कि यहाँ पर N2 है और यहाँ पर N1 है, आपको सिंपली यहाँ पर 2 ऐड कर देना है। अब हमें देखना है O, मैंने कहा था सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस किया है इसको, O3 3 3 6 या 3 2 जा 6, यहाँ पर O2 है और यहाँ पे 3 2 जा 6, ये बैलेंस हो गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम अब। सबसे बड़ा पकड़िए, ये सबसे बड़ा लग रहा है मुझे देखने में, इसका पहला पकड़िए, N2 है, यहाँ पे R1 है, S पकड़िए। अब SO4 नहीं पकड़ना, बी केयरफुल, SO4 नहीं पकड़ना, हमें सिर्फ S पकड़ना है। यहाँ पर S1 है, ठीक है, बैलेंस S तो। अब O4 देखिए, O4 यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर 4 और 5, वहाँ पर 5 हैं और यहाँ पर 2 6 है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 है, देखो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ 2, मैं इसमें सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूँ। जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे और इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, आपके NCERT पेज 6 पर हैं, NCERT क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैंने आपको बताया था, अगर आपके याद नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है यहाँ पर। आप दोबारा से वीडियो पीछे करके देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी मैं एक्टिविटी करा रहा था कि हमने मैग्नीशियम रिबन को, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन क्यों किया, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, या मैं अभी बता रहा हूँ। हमने मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन किया क्योंकि उसके पास बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए केमिकल बैलेंस फॉर द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। सो ये रहे इसके 3 पार्ट्स के सॉल्यूशन। राइट अ बैलेंस, पॉज करिए वीडियो, पॉज करके देखिए जल्दी। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर स्टेट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। देखिए उसने कहा कि सॉल्यूशन है बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का इन वाटर यानी कि एक्वस ले लेते हैं हम दोनों चीज़ों को, बैरियम क्लोराइड को भी और सोडियम सल्फेट को भी। हमने सॉल्यूशन ले लिया और जब ये रिएक्ट करेंगे तो BaSO4 बनाएंगे। गिव मी द मार्कर। BaSO4 बनाएंगे प्लस NaCl बनाएंगे। अब हमें इनको बैलेंस भी करना है। देखिए इसमें एक प्रेसिपिटेट बनेगा, सॉलिड कह दीजिए या एक प्रेसिपिटेट कह दीजिए। BaSO4 का इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा और NaCl जो होगा, हमें
कैसे पता चलेगा कि कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा? हमें देखना है कि NaCl, आप देखो पानी में डालो NaCl एकदम घुल जाता है, तो NaCl इसमें एक्वस है, NaCl इसमें एक्वस है। हमें कंपाउंड को देख के लगाना होता है कि ये एक्वस है क्या है। हमें बैरियम सल्फेट के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम जो बुक में लिखा है वो लिखते हैं। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब दो एक्वस डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि दो एक्वस रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक प्रेसिपिटेट और एक एक्वस देखें। हमें अगर एक्वस का पता है तो हम एक्वस लिख देते हैं, या अगर हमें प्रेसिपिटेट का पता है कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका प्रेसिपिटेट बना के दूसरा एक्वस बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, हम बैलेंस कर देते हैं इसको। सबसे पहले ये पकड़िए, किसी में भी हो, रिएक्टेंट में हो, प्रोडक्ट में हो, सबसे बड़ा कंपाउंड पकड़ना है आपको। पहले देखते हैं Na2, इसमें Na2 है, यहाँ पे 2 लगाते हैं। S1 है, ठीक है, S1 है। अब देखते हैं O4, O इधर नहीं है, O4 ही है इधर, तो O4 यानी कि ये बैलेंस हो चुका है अब। सेकंड देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं हम, कास्टिक सोडा और एल्यूमिनियम और वाटर को जब हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज होती है। मैंने अपने टाइम में हाइड्रोजन रिलीज कर दी कास्टिक सोडा से, क्योंकि ये इजीली हमारे शॉप्स पे अवेलेबल होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि कास्टिक सोडा का मैं कैसे रिएक्शन किया था मैंने, तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि बैलून में मैंने कैसे भरा था H2O को, और कितनी अच्छी उसमें मतलब हवा गैस का गुब्बारा बना था जो हम खरीदते हैं बाज़ार से। मज़ा आया था उसमें पूरा। तो अभी आप भी अगर देखना चाहते हैं कि कैसे मैंने किया था तो कमेंट करिए, मैं दोबारा से करूँगा, क्योंकि कास्टिक सोडा आपके लोकल शॉप पे अवेलेबल होता है। कास्टिक सोडा इज़ अवेलेबल इन योर लोकल शॉप। बेसिक होता है, बहुत बेसिक। ये कास्टिक सोडा एक्वस और हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस ने मिलके दिया NaCl। मैंने आपको कहा था NaCl एक्वस है और हाइड्रोजन आपको पता है कि लिक्विड है, तो हमने यहाँ पे लिक्विड लगा दिया। अब नीड्स टू बी बैलेंस। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा कंपाउंड पकड़िए, ये पकड़िए, इसका पहले देखते हैं Na इक्वल है। अब O देखते हैं, O1 है, ठीक है। H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी H2 है। ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, ये पूरी जो इक्वेशन है, ये अपने आप में ही बैलेंस है। हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस पार्ट में हम दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन और NCERT के क्वेश्चंस। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चंस की जो CBSE में पूछे जाते हैं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी या एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हम उसमें कम से कम 20-30 मिनट की वीडियो होगी और उसमें सारे में क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे। सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना। स्टार्टिंग विद हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, 2 और मोर रिएक्शन कंबाइन टू गिव 1 प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इसके एग्जांपल में जो आपके NCERT में दिया हुआ है, CO प्लस सॉलिड CO प्लस H2O के साथ मिला तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस एक्वस, जो कि एक्वस होगा, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम, जिसे हम बोलते हैं चूना। स्लेक लाइम होता है चूना, जिसको हम अगर इसका वो बताएं, चूना बेसिकली आप जो घर में वाइट वॉशिंग कराते हो, आई थिंक वही चूना होता है, और इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। आपने देखा होगा अगर आपने चूना कराया है तो एक पाउडर सा होता है जो कि होता है क्विक लाइम, उसे पानी में मिलाया जाता है। जब उसमें रिएक्शन होता है, एक हीट प्रोड्यूस होती है। मुझे पता है इसलिए क्योंकि मैंने देख रखा है। जब आपने देखा होगा कि जब भी चूना होता है, या किसी चूने वाले से बात करना जो चूना करता है, उसके पास एक पाउडर होता है जो कि क्विक लाइम होता है, वो उसे पानी में मिलाता है और वो इतना गर्म हो जाता है कि देयर इज़ अ प्रिकॉशन, वो मना करते हैं कि इसमें हाथ मत डालना, वो हीट रिलीज करता है और बनाता है चूना, तब उसे स्लेक लाइम बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर प्रोडक्ट। 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। तो 2 टाइप ऑफ रिएक्शन और होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत बोलते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, बहुत बोलते हैं 10 टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, 8 टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। हाँ, बेसिकली 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, और जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये इन्हीं रिएक्शन के अंदर आते हैं। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आपको पता है, डिकम्पोजिशन मैंने पढ़ा है नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं कह सकता हूँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। जैसे कि हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, मेनली आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ती है जब जाके एक प्रोडक्ट बनता है, आपको हीट देनी पड़ती है जब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक ही हो, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे हम डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के उसमें पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स बताता हूँ। तो ये है कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, पॉज करिए और देख लीजिए। सो इस वीडियो को यहीं तक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बचाव पार्ट कंप्लीट करेंगे।